Number 4 which is the second part of the environment. फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने इकोसिस्टम और पोल्यूशन दो पिलर्स कवर कर लिए थे. नाउ विल बी डूइंग द पिलर नंबर 4 विच इज़ क्लाइमेट चेंज. क्या होता है क्लाइमेट चेंज? इट इज़ द चेंज इन द टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड किसी भी प्लेस के अंदर. दैट इज़ कॉल्ड द क्लाइमेट चेंज. इट इज़ द यूजुअल वेदर ऑफ अ प्लेस. दो तरीके से क्लाइमेट चेंज हो सकता है, एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज़ और नेचुरल कॉजेज़. नेचुरल कॉजेज़ में क्या क्या आता है कि भाई टेक्टोनिक मूवमेंट्स की वजह से भी क्लाइमेट चेंज होता है. वोल्केनोज़ की वजह से टेम्परेचर बढ़ता नहीं है, टेम्परेचर कम होता है. ऑलवेज रिमेंबर दिस. सन स्पॉट, सोलार साइकिल्स ऑफ द सोलार फ्लेयर, जो सन के ऊपर स्पॉट्स बने हुए होते हैं ना, जो डार्क स्पॉट्स होते हैं सन के ऊपर, उसकी वजह से. देन कम्स द मिलानकोविक साइकिल. व्हाट इज मिलानकोविक साइकिल? कम हियर. मिलानकोविक साइकिल इज द चेंज इन द टिल्ट ऑफ द अर्थ्स रिवॉल्यूशन एंड रोटेशन. इसकी वजह से कि भी टेम्परेचर में चेंज आता है और अल्टीमेटली क्लाइमेट के अंदर चेंज आता है. फॉरेस्ट फायर्स की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है. एग्जाम्पल है 1991 के अंदर फिलीपींस में माउंट पिनाटोबो वोल्केनो इरप्ट हुआ था, जिसकी वजह से 0.5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर डिक्रीज हो गया था फॉर अप टू 3 years. तो बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू से बाय दिस इज टू थिंग्स. सबसे पहले कि माउंट पिनाटोबो है कहाँ पे? तो फिलीपींस के अंदर है. माउंट पिनाटोबो वोल्केनो कहाँ पे है? फिलीपींस के अंदर है. और वोल्केनो की इरप्शन की वजह से क्या होता है? टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है. टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज होता है. देन द कॉमेट्स एंड मेटेराइट्स के अंदर डीगैसिंग होती है, उसकी वजह से भी क्लाइमेट चेंज जैसी चीज़ें होती है ना. उसके बाद में ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले बताओ ग्रीन हाउस होता क्या है. ग्रीन हाउस इफेक्ट तो ग्रीन हाउस ग्लास होता है विच इज़ ट्रांसपेरेंट टू द इनकमिंग सोलार रेडिएशन. जो भी इंसोलेशन हो रहा है इनकमिंग सोलार रेडिएशन से, उसके लिए तो ट्रांसपेरेंट है. बट जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जा रही है, जो ज़मीन से वापस से रेडिएशन जा रही है, उसके लिए वो ओपेक हो जाता है. वो कैसी होती है? जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होती है वो लॉन्ग वेव लेंथ की होती है, और जो इनकमिंग सोलार रेडिएशन होती है वो शॉर्ट वेव लेंथ की होती है. Now just see it like this. Okay, for example, if this is sun, this is land. ये ग्रीन हाउस गैस है. इट इज़ ट्रांसपेरेंट टू द इनकमिंग सोलर रेडिएशंस बट ओपेक टू द आउटसाइड. तो ये ट्रैप हो गई अंदर ही हीट. ये क्या हो गई? हीट अंदर ट्रैप हो गई. तो इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट. अभी ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में देखेंगे कौन कौन सी गैसेस है जो ग्रीन हाउस गैसेस में कंसिडर होती है. सबसे पहले पढ़ेंगे CO2 के बारे में. CO2 इज़ अ ग्रीन हाउस गैस बट इट इज़ नॉट अ पोल्यूटेंट. वेयर एज जो CO है वो एक पोल्यूटेंट है पर ग्रीन हाउस गैस नहीं है. ये वाली जो चीज़ें होती है ना, ये बहुत अच्छे से याद रखना. जो CO2 है वो ग्रीन हाउस गैस है, इतना याद रखना. फिर उसके अलावा और कौन कौन सी गैसेज है? H2O हो गया, CO2 हो गया, CH4O3 एंड N2O. ये सारी हो गई आपकी ग्रीन हाउस गैसेज. ग्रीन हाउस गैसेज होती क्या है? ये गैसेज ट्रैप कर देती है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को. टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को जो गैसेज ट्रैप कर देती है अपने अंदर, वो होती है ग्रीन हाउस गैसेज. उसके टाइप्स देखेंगे, वापस एग्जाम्पल्स देखेंगे. वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन एंड NO2. ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट होता क्या है? इट डिपेंड्स ऑन द बॉन्ड्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स. अगर क्लोजर होंगे बॉन्ड तो वाइब्रेशनल मोड कम होगी. बॉन्ड्स अगर क्लोज होंगे, कम स्पेस होगी, तो वाइब्रेशनल मोड कम होगा और इसकी वजह से जो हीट की ट्रैपिंग है वो नहीं हो पाएगी. लेकिन अगर बॉन्डिंग के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो वाइब्रेशनल मोड ज़्यादा होगा और हीट जो है उस मॉलिक्यूल के अंदर ट्रैप हो जाएगी. तो ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी गैसेस होती है उसको हम अज्यूम कर सकते हैं उसका बॉन्ड ऑफ मॉलिक्यूल किस तरीके का है. फिर जो ग्रीन हाउस गैसेज है उनका इम्पैक्ट क्या है और उसका वार्मिंग पोटेंशियल क्या है वो देखते हैं. सबसे पहले देखेंगे CO2 के बारे में. प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस है, नेचुरली अवेलेबल होती है रेस्पिरेशन से, वॉल्केनो से, डिफॉरेस्टेशन से और बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से. ट्रोपोस्फेरिक ओजोन इज अ ग्रीन हाउस गैस एंड ऑल्सो अ सेकेंडरी पोल्यूटेंट. सेकेंडरी पोल्यूटेंट किससे बनता है? सल्फ्यूरिक मतलब SO2, NO2 और CO2. कॉक्स सॉक्स नॉक्स से बन जाता है ट्रोपोस्फेरिक ओजोन एंड इट इज़ ऑल्सो ग्रीन हाउस गैस. इट इज़ ऑल्सो सेकेंडरी पोल्यूटेंट. फिर वाटर वेपर के बारे में. वाटर वेपर इज़ द बिगेस्ट ग्रीन हाउस गैस कंज्यूमर. इट इज़ अ वेरिएबल गैस इन द एटमॉस्फेयर. इसका मतलब क्या है कि वेरिएबल का मतलब इसकी क्वांटिटी चेंज होती है. इक्वेटर से पोल तक कम होती है. इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा वाटर वेपर आपको दिखेगी और पोल्स तक जाते जाते कम हो जाएगी. रीजन बीइंग इंसोलेशन. ये एब्जॉर्ब करती है इंसोलेशन को भी और आउट गोइंग सोलार रेडिएशंस को भी. इंसोलेशंस को भी एब्जॉर्ब करती है और आउटगोइंग सोलार रेडिएशंस को भी. वाटर वेपर इज़ लाइक अ मिरर ग्लास. Methane, CH4, it is 20 times more potent than global warming potential than CO2. It is the most important greenhouse gas after CO2. इसके सोर्सेज क्या है? डिकम्पोजिशन से मिल रही है. गार्बेजेस से मीथेन रिलीज हो रहा है. लाइफ स्टॉक यानी जो बोवाइन कैटल्स होती है, काओ, बफेलो, गोट, इन सब से
मीथेन रिलीज होती है, इमिट होती है। डाइजेशन, राइस कल्टीवेशन पैडी फील्ड से, बायोलॉजिकल मैटर से, ओशन, वॉल्केनो, वाइल्ड फायर से, वेटलैंड से, टर्माइट से, और नेचुरल गैस इंडस्ट्रीज से। सबसे ज़्यादा वेटलैंड कहाँ से सबसे ज़्यादा मीथेन कहाँ से रिलीज़ हो रही है? वेटलैंड से हो रही है, फिर फॉसिल फ्यूल एक्सट्रैक्शन से हो रही है, और फिर लाइफ स्टॉक से हो रही है। सबसे ज़्यादा मीथेन कहाँ से रिलीज़ हो रही है? वेटलैंड, फॉसिल फ्यूल एक्सट्रैक्शन, और फिर लाइफ स्टॉक्स यानी बोवाइन कैटल्स। उसके बाद में 20 टाइम्स इट्स मोर पोटेंट देन दी CO2 बट इज अ शॉर्ट लिव्ड pollutant. Methane is also a short-lived greenhouse gas. Short-lived greenhouse gas. अब पढ़ेंगे N2O के बारे में। N2O is all has also ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। जब अपने देखा था कि N जो था सिंगल था, NO2 था या NO था, वो दोनों कूलिंग एजेंट्स थे। अभी N2O क्या है? ग्लोबल वार्मिंग एजेंट है। NO प्लस NO2 कॉजेज ग्लोबल कूलिंग, इससे ग्लोबल कूलिंग होती है। नाइट्रस ऑक्साइड N2O जो है उससे ग्रीन हाउस गैस होती है। इसके सोर्सेज क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन एग्रीकल्चर के अंदर होता है, लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स के अंदर राइजोबियम फर्टिलाइजर होता है, उसकी वजह से फर्टिलाइजर्स इन दी एग्रीकल्चर, फॉसिल फ्यूल कंबशन की वजह से नाइट्रोजन रिलीज हो रहा है, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट से, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस से। इट इज़ मोर पोटेंशियल, इट हैज़ द मोर पोटेंशियल देन द CH4 से 30 टाइम ज़्यादा। तो CO2 से 320 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा। लाइफ स्पैन कितना है? 100 to 200 ईयर्स। तो N2O का लाइफ स्पैन कम नहीं है, पर मीथेन का लाइफ स्पैन भी बहुत कम है। फ्लोरिनेटेड गैसेस कौन सी गैसेस होती है? जो CFC को रिप्लेस करने के लिए आई थी। ये यूज़ होती है रेफ्रिजरेटर्स के अंदर, एयर कंडीशनर्स के अंदर, फोम्स के अंदर, एरोसोल्स के अंदर। ये सब्सटीट्यूट आई थी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के लिए। CFC होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और ओजोन डिप्लीटिंग जितने भी सब्सटेंसेस थे उनको रिप्लेस करने के लिए फ्लोरिनेटेड गैसेस आई थी। क्या क्या टाइप्स होते हैं फ्लोरिनेटेड गैसेस के? HFCs, PFCs, SF6, NF3, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड। क्या होता है? इनके सोर्सेज क्या होती है? एल्यूमिनियम प्रोडक्शन से मिलता है, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग से निकल रहा है। इट इज़ अ सब्सटीट्यूट फॉर ODS इन द प्रोडक्ट्स लाइक रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनिंग, फोम्स, एरोसोल कैन एक्सेट्रा। इसके टाइप्स क्या है? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड। इट हैज़ अ वेरी हाई एक्सट्रीमली हाई, मतलब 20 टाइम्स ज़्यादा या 300 टाइम्स, ऐसे ज़्यादा नहीं बोल सकते, थाउजेंड्स में ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता है फ्लोरिनेटेड गैसेस का। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता क्या है? ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इज द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय एनी गैस इन 100 ईयर्स। 100 साल के अंदर अंदर वो पर्टिकुलर गैस कितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाएगी, उसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस। हमने देखा CO2 का जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो 1 है, मतलब 100 ईयर्स के अंदर अंदर वो 1 यूनिट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पा रही है, हीट को एब्जॉर्ब कर पा रही है, इंसुलेशन को, टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर पा रही है। फिर आ गया मीथेन इज अ शॉर्ट लिव्ड ग्रीन हाउस गैस, इज 20 टाइम्स मोर पोटेंशियल दैन CO2। N2O का 300 टाइम्स मोर पोटेंशियल था CH4 से। HFCs इनका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 140 से लेके 11,700 तक जा रहा है। परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड बहुत ज़्यादा है, थाउजेंड्स में जा रहा है। फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन था सबसे पहले, ये क्या निकला? एक ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस निकला। वो एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस गैस है, इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बहुत ज़्यादा था। तो फिर हम इसका ऑल्टरनेटिव लेके आए हाइड्रोफ्लोरोकार्बन लेके आए। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन में क्या हुआ कि कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है? रेफ्रिजरेंट के अंदर, एरोसोल प्रोपेलेंट के अंदर, सॉल्वेंट्स के अंदर, फायर रिटार्डेंट्स के अंदर। इसने रिप्लेस किया CFC को। इसका ODS तो कम हो गया, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस तो ये नहीं है, जीरो हो गया, लेकिन इट इज़ अ पोटेंशियल ग्रीन हाउस गैस। तो फिर हम उसका सोल्यूशन लेके आए PFC, परफ्लोरोकार्बन। इसके सोर्सेज क्या है? PFCs के सोर्सेज क्या है? वही सेम जो अपन ने इन जनरल फ्लोरिनेटेड गैसेस के लिए देखे थे, एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। देन कम्स द सल्फर हेक्साफ्लोराइड, मैग्नीशियम। सल्फर हेक्साफ्लोराइड के सोर्सेज क्या है? मैग्नीशियम प्रोसेसिंग में मिलता है, सल्फर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, एज वेल एज जो सल्फर हेक्साफ्लोराइड होती है ना, एक तरह की ट्रेसर गैस होती है, लीक डिटेक्शन में यूज़ आती है, यूज़ इन द इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन इक्विप्शन एंड सर्किट ब्रेकर्स में भी यूज़ आती है। SF6 कहाँ कहाँ यूज़ आ रही है? मैग्नीशियम प्रोडक्शन, सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, ऑल्सो ट्रेसर गैस के अंदर यूज़ होती है लीक डिटेक्शन के लिए। SF6 लीक डिटेक्शन में यूज़ होती है, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन इक्विप्शन में यूज़ होती है, और सर्किट ब्रेकर्स के अंदर यूज़ होती है। और ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी है? सूट हो गया,
ब्लैक कार्बन हो गया, ब्राउन कार्बन हो गया। ब्लैक कार्बन ब्राउन कार्बन अपन ने पढ़ा था। ब्लैक कार्बन वो जो फॉसिल फ्यूल से रिलीज हो रहा है वो वाला, और ब्राउन कार्बन वो जो इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से हो रहा है, इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से हो रहा है, वो हो गया ब्राउन कार्बन। की तीनों क्या हो गए, इन तीनों का भी ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा एमिशन कौन कौन सी वजह से, किसके कौन सी गैसेस का हो रहा है? सबसे ज़्यादा हो रहा है CO2 का, फॉसिल फ्यूल और इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग की वजह से, फिर मीथेन का जो कि लाइफ स्टॉक से होता है, फिर CO2 का फॉरेस्ट्री की वजह से जो कि नेचुरल है, फिर N2 और लास्ट में फ्लोरिनेटेड गैसेस। फ्लोरिनेटेड गैसेस का एमिशन अभी बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि हमने पता कर लिया कि इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और समिट्स हो गई है। फिर आ गया एमिशन सेक्टर वाइज, कौन कौन से सेक्टर में सबसे ज़्यादा हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी और हीट प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है, फिर एग्रीकल्चरल फॉरेस्ट्री में होता है, फिर इंडस्ट्री में हो रहा है, फिर ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, और लास्ट में बिल्डिंग्स के अंदर। कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा एमिशन कर रही है? चाइना सबसे ज़्यादा, फिर USA, थर्ड नंबर पर ग्रीन हाउस गैस का एमिशन इंडिया कर रही है। इम्पैक्ट क्या होता है? मरीन हीट वेव्स, डेजर्ट हीट वेव्स, ग्लेशियर मेल्टिंग, सी लेवल राइजिंग। इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज क्या होता है ओवरऑल? देखो, सबसे पहले टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से मॉइस्चर का स्ट्रेस बढ़ रहा है, ड्रॉट हो रहा है, क्रॉप डैमेज हो रहा है, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, ड्रॉट्स बढ़ रहा है, वाटर की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, यानी लॉन्गर ग्रोइंग सीजन्स ऑफ द क्रॉप हो गए। पहले जिस सीजन में क्रॉप ग्रो हो रहे थे अब उतने सीजन्स में नहीं होंगे, लॉन्गर टाइम लगेगा किसी भी क्रॉपिंग सीजन के लिए। अगर ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ गई तो CO2 बढ़ गया, CO2 बढ़ गया तो प्लांट का फोटोसिंथेसिस रेट बढ़ गया। फोटोसिंथेसिस रेट होने का मतलब क्या हो गया कि अभी प्लांट ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ ग्रो करेगा। प्रोडक्टिविटी कहाँ पे होगी? नेगेटिव चीज़ों की प्रोडक्टिविटी होगी, यूट्रोफिकेशन, एल्गीज, वीड्स, जो अनवांटेड चीज़ें होती है फार्म्स के अंदर, वो ज़्यादा ग्रो होगी। उसके बाद में टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है, ग्लेशियर मेल्ट होने की वजह से ड्रिंकिंग वाटर कम हो जाएगा, इरीगेशन कम हो जाएगा, कोस्टल फ्लडिंग हो जाएगी, कोस्टल फ्लडिंग की वजह से कोस्टल लैंड इरोजन हो रहा है, सॉइल के अंदर सैलिनिटी हो रही है, सॉइल के अंदर सैलिनिटी होने की वजह से ग्राउंड वाटर के अंदर कंटेमिनेशन हो रहा है, फ्रेश वाटर की कमी हो रही है। वापस टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है? हाँ, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से रेनफॉल भी बढ़ेगी, रेनफॉल के बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है? हीट वेव्स, क्रॉप फेलियर और वाटर क्राइसिस भी हो रहा है। टेम्परेचर बढ़ा, क्लाइमेट चेंज बढ़ा, स्पीसीज अनेबल टू माइग्रेट, स्पीसीज माइग्रेट नहीं कर पा रही है, इसकी वजह से स्पीसीज का क्या हो जाएगा? एक्सटिंक्शन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल साइबेरियन क्रेन है जो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे से, और बहुत सारी ऐसी बर्ड्स जो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे से रशिया से विंटर्स के टाइम पे इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट की तरफ आती है। लेसर क्रॉप प्रोडक्टिविटी होगी, पॉपुलेशन बढ़ रही है, डिमांड फॉर फूड बढ़ रही है, तो हम डिमांड को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, फुलफिल नहीं कर पाएंगे। CO2 के बढ़ने की वजह से ओशन एसिडिफिकेशन बढ़ रहा है, सॉइल एसिडिफिकेशन बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, इसकी वजह से सैलिनिटी बढ़ रही है, इसकी वजह से क्या हो रहा है? मरीन बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ प्लैंक्टन्स, शेल्स, वीकन्स द फॉर्मेशंस ऑफ द कोरल्स एक्सेट्रा। चेंज इन द रिवर वाटर का वॉल्यूम, फ्लो प्लस ग्लेशियल लेक का आउटबर्स्ट हो रहा है जिसकी वजह से फ्लडिंग हो रही है, जैसे कि केदारनाथ देहरादून के अंदर हुई थी। और क्या क्या हो रहा है टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से? ब्रॉड चीज़ें ये हो रही है कि भाई फूड इनसिक्योरिटी हो रही है, फूड इनसिक्योरिटी हो रही है, ओजोन डिप्लीशन की वजह से UV रेज का एक्सपोजर बढ़ रहा है, इम्यून सिस्टम वीकन हो रहा है। सो नेक्स्ट अप इज़ दी ओजोन होल। ओजोन होल में हमें ये समझना पड़ेगा सबसे पहली चीज़ की ओजोन जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर है, लोअर स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर 50 किलोमीटर्स की हाइट के ऊपर है, और जो भी हम केमिकल्स यूज़ करते हैं, पोल्यूटेंट्स यूज़ करते हैं, अगर उसके अंदर से एक भी फ्री क्लोरीन हुआ तो वो फ्री क्लोरीन कैन ब्रेक डाउन अबाउट 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स। ये दो बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो हमने ये देखा कि ओजोन लेयर जो है वो 50 किलोमीटर्स की हाइट पे है, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर है, एंड इट इज़ नॉट द ट्रोपोस्फेरिक ओजोन जो अभी हमने पीछे पोल्यूटेड में पढ़ी थी, दैट इज़ अ ट्रोपोस्फेरिक ओजोन जो कि बन रही है और वो एक पोल्यूटेंट है। ये ओजोन लेयर है जो कि बाय नेचर हमारे पास में थी हमेशा और ये हमें प्रोटेक्ट करती है। ये ओजोन लेयर अच्छी ओजोन लेयर है। दिस इज स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन। ऐसा बोलते हैं कि स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन जो है दैट इज़ अ गुड ओजोन, वेर ट्रोपोस्फेरिक ओजोन जो होती है दैट इज़ अ बैड ओजोन। ठीक है, तो ये सबसे पहले 50 किलोमीटर्स की हाइट पे है, स्ट्रेटोस्फेरिक, लोअर स्ट्रेटोस्फेरिक के अंदर आती है। एक फ्री क्लोरीन जो है वो ब्रेक डाउन कर सकता है 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स को। इतना पता होना चाहिए। अब देखो क्या रिएक्शन होती है। एक रिवर्सिबल रिएक्शन जो है ना वो कंटिन्यूसली चलती रहती है। क्या होता है कि एक O2 का मॉलिक्यूल है, ठीक है, UV रेज में आया, O+O बन गया, O+O अलग अलग हो गया, फिर ये एक O2 अलग वापस इस O3 से मिला, ये O3 UVC के कनेक्शन में आके वापस O2+O बनाएगी। तो ये एक रिएक्शन जो है ये साइक्लिकल रिएक्शन ऐसे चलती रहती है। ठीक है, अभी क्या हुआ मैं बताती हूँ।
हमने नोइंगली अननोइंगली बहुत सारे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को यूज़ करना शुरू कर दिया। सबसे पहले हम यूज़ करते थे क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में हमें दिखा कि ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो हमने उसको रिप्लेस करने के लिए HCFC लेके आया। HCFC इज़ अ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, ठीक है। HCFC इज़ अ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, ठीक है। एंड ऑल्सो ग्रीन वार्मिंग ग्रीन हाउस गैस। वेरएज जो HFC है, HFC जो है ना, HFC, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है HFC जो है उसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, बट इट इज़ नॉट अ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। ये दोनों के बीच में प्लीज़ ये इतना सा डिफरेंस जो है वो याद रखना। ये जो HFC है जो 3 लेटर्स वाला है उसका ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल नहीं है, वेरएज जो 4 लेटर्स वाला है HCFC है उसका ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस वो है, ठीक है। फिर NO3 हो गया, HCl हो गया, ये सब क्या कर रहे हैं, या तो इनकी प्रेजेंस में या ये खुद क्लोरीन को रिलीज़ कर रहा है। जैसे ही क्लोरीन रिलीज़ हो जा रहा है वो ऑक्सीजन के फ्री एटम के साथ में रिएक्ट कर दे रहा है। 1 क्लोरीन आयन कैन ब्रेक डाउन अबाउट 1 लाख ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये इसके साथ में कंबाइन हो जा रहा है। देखो क्या होता है, मैं वापस से समझाती हूँ आपको। यहाँ लिखा हुआ है क्लोरीन इज़ अ पल्यूटेंट। यूवीसी के रेडिएशन, यूवीसी के कांटेक्ट में आते ही O3 क्या कर रहा है, अपने आप को 2 में तोड़ दे रहा है, O2+O हो जा रहा है। ये जो O- निकल के आ रहा है ना, इस O- से Cl ज्वाइन होकर ClO-2 बना दे रहा है। वैसे ही HCl में से भी जो Cl है वो O के साथ कनेक्ट हो जा रहा है। NO3 के अंदर NO3 के अंदर से भी Cl निकल के O के साथ कनेक्शन बना दे रहा है, तो ClO बन जा रहा है। इन सब से क्या बन जा रहा है, फाइनली ClO बन जा रहा है, ठीक है। तो मतलब इससे वापस से रिवर्स रिएक्शन जो ये हो रही थी ना, रिवर्स रिएक्शन ये वाली, ये नहीं हो पाएगी और वापस से O3 का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो O3 का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ओजोन लेयर के अंदर आपको एक होल दिखने लग जाएगा। अब देखो, इफ़ यू हैव स्टडीड जोग्राफी, इवन इफ़ यू हैव नॉट, जब आप पढ़ेंगे तो आप उसके अंदर एक फिनोमिना पढ़ेंगे कि 3 लेयर्स होती हैं। दिस इज़ 0 डिग्री, दिस इज़ 30 डिग्रीज, देन वी हैव 60 डिग्रीज, देन इज़ द 90 डिग्री। मैंने वैसे लाइन्स बना के दिखाई है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हेडली सेल, फेरल सेल एंड पोलार सेल। आई रिक्वेस्ट कि आप ये वाला जो एक फिनोमिना है ना, ये एक बार अच्छे से ज्योग्राफी में पढ़ के फिर यहाँ पे आओ। मैं एक बार ब्रॉडली तो आपको ऊपर ऊपर से बता देती हूँ। इस तरीके की साइकिल्स होती है, उस साइकिल की वजह से होता क्या है। दिस इज रॉन्ग डायग्राम। इफ़ दिस इज़ माई अर्थ, ठीक है, दिस इज़ 0 डिग्री, दिस इज़ 90 डिग्री, और ये 30 और ये 60 डिग्रीज हो गई, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा हीट आ रही है ना, डायरेक्ट हीट आ रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, एयर विल हैव लो प्रेशर, टेम्परेचर ज़्यादा है सबसे, हीट हवा की तरफ, गर्मी से जो हीट है वो सब, विंड जो है वो सब ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लो प्रेशर हो गया। यहाँ से ऊपर की तरफ जाके जाएगी कहाँ पे, ठीक है, ये ऊपर की तरफ गई यहाँ पे, ये लो प्रेशर है ज़मीन पे, ये यहाँ पे बन जाएगा हाई प्रेशर। यहाँ से ये आधी इधर जाएगी, आधी इधर जाएगी। जो यहाँ जाएगी वो यहाँ आके, यहाँ पे हाई प्रेशर है ना, यहाँ पे बनेगा लो प्रेशर, तो ये आ जाएगी, उतर जाएगी नीचे की तरफ। ये जब नीचे उतरेगी तो आधी यहाँ जाएगी, आधी यहाँ जाएगी। यहाँ पे बन गया आपका क्योंकि हाई प्रेशर। तो ये इस तरीके से चलता है, दिस इज़ लो प्रेशर, दिस इज़ हाई प्रेशर, दिस इज़ अगेन लो प्रेशर, दिस इज़ अगेन हाई प्रेशर। हाई प्रेशर वेयर, एट द बॉटम। उसी तरीके से अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से आ रही है गर्म हवा, ये है गर्म हवा, यहाँ से आएगी ठंडी हवा। यहाँ पे जब ये सेल चलेंगे ना, दिस इज़ कंप्लीट इज़ द हेडली सेल। ये वाला जो सेक्शन पूरा सेल बनेगा वो बनेगा फेरल सेल, ये बनेगा पूरा पोलार सेल। अब इसमें होगा क्या, ये जो यहाँ से जा रही है और ये जो यहाँ से आ रही है, ये है हॉट करंट, ये है वार्म करंट, तो यहाँ पे बनेगा एक पोलार फ्रंट। क्या बनेगा, फ्रंट बनेगा। जब 2 अलग टेम्परेचर्स की, एक हॉट और एक वार्म करंट मिलती है, तो यहाँ पे क्या बनता है, फ्रंट बनता है, ठीक है। और उस फ्रंट के ऊपर क्या चलती है, जेट स्ट्रीम चलती है। क्या चलती है, जेट स्ट्रीम चलती है। अगर आपको इतना समझ में आया तो गिव मी अ थम्स अप। इसके आगे हम डिस्कस करेंगे कि क्या हुआ। और एक बार ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली ज्योग्राफी में अच्छे से समझ भी लेना, ये तो मैंने ब्रॉडली एक बार बता दिया क्योंकि यहाँ पे यूज़ होगा। क्या आपको इतने बड़े कॉन्सेप्ट से ये समझ में आया कि जो मेरा पोल है, इफ़ दिस इज़ माई पोल, ठीक है, लेट्स डिस्कस एट बोथ ऑफ द पोल, साउथ पोल नॉर्थ पोल दोनों पे होगा, मैं बस पोल के बारे में डिस्कस कर रही हूँ। ये जो है, दिस इज़ माई हाई प्रेशर सरफेस पे,
हवा में जाएंगे तो ये लो प्रेशर हो जाएगा। लो प्रेशर का मतलब क्या है कि सब जगह से यहाँ पे हवा आ रही है। अब हमने ये पढ़ा था कि जहाँ पर भी लो प्रेशर होता है वहाँ पे साइक्लोन्स बनते हैं। तो अगर पोल में लो प्रेशर की वजह से कोई भी साइक्लोन बन रहा है तो उस साइक्लोन को क्या मैं पोलार साइक्लोन बोल सकती हूँ? पोलार साइक्लोन बोल सकती हूँ, यस। इस ही पोलार साइक्लोन को हम अगर जब ये दोनों पोल्स में हो रहा है, नॉर्थ पोल प्लस साउथ पोल में दोनों जगह पे हो रहा है, कोल्ड एनवायरनमेंट में हो रहा है, क्योंकि साइक्लोन के लिए हमें यूजुअली टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होता है, पर यही अगर कोल्ड टेम्परेचर में हो रहा होता है तो हम इसको बोलते हैं पोलार वॉर्टेक्स। पोलार वॉर्टेक्स। तो पोलार वॉर्टेक्स इज नथिंग, जस्ट गिव मी अ मिनट। polar vortex is nothing but a cyclone at the poles, है ना। पोलार वॉर्टेक्स क्या है, अभी ये मत देखना, अभी सिर्फ ये देखना कि पोलार वॉर्टेक्स इज़ अ साइक्लोन, ठीक है। ये साइक्लोन एक तरीके का जो कि यहाँ पे लो प्रेशर की वजह से हो रहा है, यहाँ पे लो प्रेशर की वजह से हो रहा है। अब जब ये पोलार वॉर्टेक्स पोलार साइक्लोन बना रहा है, अभी हमने देखा कि एक अच्छा नहीं सॉरी, ये नेक्स्ट पेज में बना हुआ है इसका डायग्राम, मैं वहीं से समझा देती हूँ। यस, यहाँ पे हमने देखा कि ये पोलार वॉर्टेक्स है, ये यहाँ पे साइक्लोन चल रहा है, यहाँ पे लो प्रेशर है, ये तो गलत है, ठीक है। यहाँ पे लो प्रेशर है, उसकी वजह से यहाँ पे क्या चल रहा है, साइक्लोन चल रहा है। अब विंटर्स में क्या होगा, ये जेट स्ट्रीम काफ़ी स्ट्रांग होगा, ठीक है। विंटर्स में क्या होगा, ये जेट स्ट्रीम काफ़ी स्ट्रांग होगा, जो जेट स्ट्रीम ये चल रहा है ना, ये जेट स्ट्रीम काफ़ी स्ट्रांग होगा। तो जस्ट बिकॉज ये जेट स्ट्रीम स्ट्रांग होगा तो ये अपने पोलार वॉर्टेक्स को इस एरिया के अंदर एनक्लोज या रिस्ट्रिक्ट करके रखेगा। तो इसकी वजह से एक स्टेबल पोलार वॉर्टेक्स मिलेगा हमें। स्टेबल पोलार वॉर्टेक्स होगा, सिर्फ इतना समझिए। अब यही पोलार वॉर्टेक्स जैसे ही स्प्रिंग्स होंगी या समर्स होंगे, स्प्रिंग्स या समर्स होंगे, ये तो मैंने बता दिया विंटर का केस, दिस इज़ विंटर का केस। विंटर के केस के अंदर ये वाली जो जेट स्ट्रीम है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगी, ये जेट स्ट्रीम्स जो हैं ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी, पोलार जेट स्ट्रीम बोलते हैं। इट इज़ नॉट द सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, इट इज़ द पोलार जेट स्ट्रीम। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग होने की वजह से क्या होगी, ये अपने पोलार वॉर्टेक्स को यहाँ पे लिमिट करके रखेगी और रिस्ट्रिक्ट करके रखेगी पोल्स वाले एरिया के अंदर। यही जब समर्स और स्प्रिंग का सीज़न होगा तो ये जो जेट स्ट्रीम है ये वीक हो जाएगी। जेट स्ट्रीम क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। ये जेट स्ट्रीम, हाँ, ये जेट स्ट्रीम जैसे ही वीक हुई ये पोलार वॉर्टेक्स भी वीक हो जाएगा। अब क्यों होगा, देखो ये जो जेट स्ट्रीम है ना, इन्होंने वीक होने की वजह से ये डाउनवर्ड मूवमेंट करने लगे, नीचे की तरफ शिफ्ट होने लगे। लेकिन यहाँ पे इक्वेटर से गर्मी भी आ रही थी तो ये ऊपर की तरफ भी जा रही है। तो इसके वजह से क्या हुआ, ये दोनों साइड के जब दोनों साइड से जब टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो रहा था तो इन्होंने एक मिनेंडरिंग यानी एक कर्वेशियस वाला मिनेंडरिंग पाथ अपना लिया। इस मिनेंडरिंग पाथ की वजह से क्या होगा, ये जो पोलार वॉर्टेक्स है ये भी यहाँ पे इस मिनेंडर्स में नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। ये जब शिफ्ट होगा तो अपना जो नॉर्थ अमेरिका वाला रीजन है ना, जब हमारे यहाँ पे जब नॉर्थ अमेरिका के अंदर समर्स होते हैं यूजुअली, तो यहाँ पे आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंटर्स देखने को मिलेंगे। देखो स्ट्रॉन्ग कोल्ड विंड्स इन द नॉर्थ अमेरिका होंगी। ये वाला जो जेट स्ट्रीम है इसको हम वैसे तो पोलार जेट स्ट्रीम बोलते हैं पर इसको रॉसबी वेव्स भी बोलते हैं, रॉसबी वेव्स भी बोलते हैं। समझ में आया। अब हमने ये देखा कि विंटर्स के टाइम पे, अब देखो समर्स के हिसाब से समझ में आ गया, विंटर्स के टाइम पे जब स्ट्रॉन्ग जेट स्ट्रीम होगी तो पोलार वॉर्टेक्स कैसा होगा, स्टेबल होगा। जब ये वीक जेट स्ट्रीम होगी तो क्या होगा, वीक पोलार वॉर्टेक्स होगा। इतना समझ में आया। अब ये देखेंगे कि जो पोलार वॉर्टेक्स है उसका ओजोन डिप्लीशन से क्या लेना देना है। तो अभी याद कर लो, फिर मैं समझाती हूँ कि कैसे होता है। कि स्टेबल होगा अगर मेरा पोलार वॉर्टेक्स, यानी अगर मेरा जेट स्ट्रीम स्ट्रॉन्ग है, इट विल लीड टू मोर ओजोन डिप्लीशन इफ़ द पोलार वॉर्टेक्स इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है। एंड बिकॉज वाई वी विल हैव अ स्ट्रॉन्ग पोलार वॉर्टेक्स, क्योंकि हमारे पास में स्ट्रॉन्ग जेट स्ट्रीम है, तो देन वी विल बी हैविंग मोर ओजोन डिप्लीशन। तो दिस इज़ अ बैड फिनोमिना, है ना। इट इज़ नॉट गुड फॉर अस, इट इज़ नॉट गुड फॉर अस, ठीक है। अब क्यों होता है ऐसा, देखो मैं समझाती हूँ आपको वापस से। लेट्स क्लीन इट ऑल अप वंस। समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ। जस्ट बिकॉज आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग जेट स्ट्रीम एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोलार वॉर्टेक्स, ये पोलार वॉर्टेक्स क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि एक साइक्लोन है ना, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। ये जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएगा और ये पोलार स्ट्रैटोस्फेरिक क्लाउड्स तक पहुंचेगा। पोलार स्ट्रैटोस्फेरिक
क्लाउड्स तक पहुँचेगा। ये जो क्लाउड्स होते हैं, पोलार स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स होते हैं, इनके ऊपर आपको HNO3 मिलेगा। ठीक है, ये HNO3 जो है वो क्या देता है, रिएक्शन के लिए सबस्ट्रेट देता है, एक प्लेटफॉर्म देता है। ये जो क्लाउड है ये रिएक्शन के लिए एक प्लेटफॉर्म देता है। ये HNO3 है इस क्लाउड्स के अंदर, आइस पार्टिकल्स है, ये आपको एक प्लेटफॉर्म देता है टू हैव अ फास्टर रिएक्शंस। तो रिएक्शन ज़्यादा होंगी, रिएक्शन ज़्यादा होने की वजह से ओजोन डिप्लीशन भी ज़्यादा होगा। ठीक है, मुझे लगता है मैंने मोर और लेस सब एक्सप्लेन कर दिया है। एक बारी फटाफट इसको पढ़ लेते हैं। क्या देखा हमने ये देखा कि ओजोन डिप्लीशन होता कैसे। सबसे हमने ये देखा कि ओजोन लेयर का फॉर्मेशन कैसे होता है। जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं एक बार इसको पूरा ही क्लीन कर देती हूँ सो दैट इट विल बी अ वेरी फास्ट रिविजन फॉर ऑल ऑफ अस। देखो, हमने ये देखा कि ओजोन लेयर का फॉर्मेशन कैसे होता है कि भाई O2 और O का यूवी रेज के प्रेजेंस में O2 और O3 का, जस्ट अ मिनट, मुझे थोड़ा सा शायद वो हो गया। देखो क्या होता है, एक रिएक्शन ऐसी होती है O2 + O, इससे बनेगा O3, और यही वापस यूवी के प्रेजेंस में क्या होगा, O2 + O बनता रहेगा। जैसे ही कोई फ्री क्लोरीन आएगा, फ्री क्लोरीन कहाँ से आएगा, वो कहीं से भी आएगा, तो वो O के साथ में रिएक्शन करके ClO बना देगा, ClO बना देगा। अब ये Cl आता कहाँ से है, HCFC से आता है, CFC से आता है, NO3 के प्रेजेंस में आता है, HCl से आ रहा है। कोई भी Cl मिल रहा है तो वो O के साथ में रिएक्शन कर जा रहा है। जो हमारा HFC है उसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, पर उसका ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल नहीं है। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब पोलार स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स के बारे में देखेंगे आगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि पोलार वॉर्टेक्स खुद क्या होता है। लो प्रेशर की वजह से होता है, एक साइक्लोन बनता है, उसको ही हम पोलार वॉर्टेक्स बोलते हैं। ये जो पोलार स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स होते हैं, ठीक है, इनके ऊपर आइस क्रिस्टल्स होते हैं HNO3 के। ठीक है, पोलार वॉर्टेक्स के ऊपर आइस क्रिस्टल्स होते हैं HNO3 के। ठीक है, ये तो ठीक है। उसके बाद में हम ये देखेंगे कि पोलार स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स हमने देखा ना विंटर्स के अंदर होते हैं। क्या हो रहा है विंटर्स के अंदर, ये O3 वापस O और O2 बना रहा है, तो ये जो O है ये HNO3 की प्रेजेंस की वजह से Cl से रिएक्ट कर जा रहे हैं। ठीक है, NO3Cl में ये वापस से इस O के साथ में रिएक्ट कर जा रहा है और ClO बना दे रहा है। इसकी वजह से हमारा क्या हो रहा है, ओजोन डिप्लीशन हो रहा है। स्प्रिंग में और समर में क्या हो रहा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, सनलाइट काफ़ी ज़्यादा है, तो ये HNO खुद ही टूट जा रहा है, ये HNO खुद ही टूट जा रहा है। ठीक है, और यही HNO जो है खुद ही टूट जा रहा है। बस इतना ही समझ लीजिए आप अभी के लिए, इतना बहुत है। अब मुझे बताइए पोलार स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स क्या है। ये पोल्स पे होते हैं, ये आपको ये होते दोनों सीजन्स में ही है बेसिकली, लेकिन विंटर सीजन में हम इन तक पहुंच पाते हैं। विंटर सीजन में क्या होता है, हम इन तक पहुंच पाते हैं क्योंकि हमारा साइक्लोन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, हमारा पोलार वॉर्टेक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। इनको नेकेरियस क्लाउड्स भी बोलते हैं, मॉथ ऑफ पर्ल भी बोलते हैं। इनके ऊपर आइस पार्टिकल्स होते हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं एक सबस्ट्रेट फॉर द केमिकल रिएक्शन ऑफ द फ्रीड क्लोरीन, एंड दे अटैच विद द O फ्रॉम द O3 लीड्स टू द ओजोन डिप्लीशन विदाउट। अब देखो दो केसेस बनेंगे, एक है विद पोलार स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स, विदाउट पोलार स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स, एक विद पोलार स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स। विदाउट पोलार स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड में क्या होगा, एक Cl है, उसने O3 के साथ में रिएक्शन करके ClO बनाया। जस्ट अ मिनट, उसने Cl ने O3 के साथ में मिलके ClO बनाया। ठीक है, फिर NO2 की प्रेजेंस में आके वापस ClO और NO2 बना दिया। वहीं वापस उसने CH4 की प्रेजेंस में आके HCl बना दिया। तो ये तो क्या हो जाता है ना, ये इन्होंने क्लोरीन को बांध दिया है। ये वापस से अल्टीमेटली इसमें तो देखो O के साथ में उसने रिएक्ट ही नहीं किया। ठीक है, इसमें ये O को वापस से फ्री कर देते, ये O3 जो है ना, O + O2 ये निकल के वापस से O3 बना दे रहा है। तो इसमें क्लोरीन बहुत सारे ओस को कंज्यूम नहीं कर पा रहा है। ये तो हो गया विदाउट स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड, पोलार स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड वाला। अभी विद में क्या होएगा, यही ClO NO2 है या HCl है, HNO3 की प्रेजेंस में आते ही इन्होंने Cl2 को अलग कर दिया। ये Cl2 वापस से ClO3 और ClO3 के साथ में मिलके ClO बना दिया। ठीक है, इन्होंने वापस से क्या कर दिया, ClO ने Cl2O2 बना दिया। ये वापस ClO2 क्या करेगा, O2 बना देगा और वापस से Cl बन जाएगा, Cl2 बन जाएगा। ये Cl2 वापस से Cl बनाएगी और ये वापस से O3 के साथ में रिएक्ट करेंगे। तो बेसिकली एक तरीके की चेन रिएक्शन बन जा रही है ना कि भाई Cl2 बना, ठीक है, ये दो ओजोन के साथ में मिलके ClO बना रही है, ये दोनों आपस में मिलके Cl2O2 बन रहा है, ये O2 अलग हो जा रहा है, ये Cl2 जो है ये वापस यहाँ से ClO और ClO अलग बन जा रहा है, Cl अलग बन के वापस ClO के साथ में रिएक्ट कर जा रही है। तो ये बहुत सारे ओजोन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को ऑक्यूपाई कर दे रहा है। ठीक है, देन अ पॉल्यूटेंट क्लोरीन रीचेस स्ट्रेटोस्फेयर थ्रू द ग्लोबल विंड सिस्टम, ये हमने पढ़ लिया है। पोलार वॉर्टेक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है,
यूवी रेज की प्रेजेंस के अंदर पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स के ऊपर HNO3 की प्रेजेंस में वो रिएक्ट करते हैं विद द HCl और HClNO3 के साथ में क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स होते हैं, वहाँ पे ओजोन फॉर्मेशन स्लो डाउन हो जाता है और ओजोन होल हो जाता है। दैट्स इट। स्ट्रेंथन पोलर वॉर्टेक्स, अगर पोलर वॉर्टेक्स स्ट्रेंथन होगा, स्ट्रांग होगा, तो हाई स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स तक जाएंगे तो ज़्यादा ओजोन होल बनेगा। सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर क्या होगा, देखो ये अभी अभी मोस्टली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को अज्यूम करके करते हैं, पर सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर क्या हो रहा है देखो। हेंस द ओजोन जो है, ओजोन होल जो है वो स्मॉलर होता है नॉर्थ पोल के अंदर और लार्जेस्ट होता है साउथ पोल के अंदर, क्योंकि वहाँ पे अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, साउथ पोल पे कम ज़्यादा क्यों होता है ओजोन डिप्लीशन, क्योंकि वहाँ पे अनइवन लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है। अनइवन लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से क्या होता है, लो प्रेशर ज़्यादा बनता है, लैंड कम है, लो प्रेशर ज़्यादा बनता है, ओजोन डिप्लीशन ज़्यादा होता है। ओजोन रिकवरी कैसे होती है, जब पोलर वॉर्टेक्स वीक होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स नहीं हो पाता। पोलर वॉर्टेक्स अगर स्टेबल होगा तो हाई ज़्यादा पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स बनेंगे, ज़्यादा ओजोन डिप्लीशन होगा। और वीक पोलर वॉर्टेक्स का मतलब क्या है कि कम पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स बनेंगे और ओजोन रिकवरी की तरफ हम चल जाते हैं। जब हमने देखा था कि कोविड के टाइम पे ओजोन रिकवरी हो रही थी तो सब लोगों ने बोला कि क्योंकि पोल्यूशन कम हो रहा है इसीलिए ओजोन रिकवरी हो रही है। ऐसा कुछ नहीं था, वो विंटर्स के जाने का समय था, मार्च जून जुलाई का समय था, तो विंटर्स चले गए थे, स्प्रिंग्स समर्स और स्प्रिंग्स का सीज़न आ रहा था, इसीलिए ओजोन का रिकवरी हो रहा था। डन। स्ट्रॉन्ग जेट स्ट्रीम्स, स्टेबल पोलर वॉर्टेक्स, ज़्यादा पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स बनेंगे, HNO अवेलेबल होगा, सनलाइट की प्रेजेंस में फ्री क्लोरीन क्या करेगा, ओजोन डिप्लीशन करेगा। ये इतना सा लाइन जो है वो याद कर लीजिए। ब्रेकिंग ऑफ द जेट स्ट्रीम यानी दैट इज़ मेनांडरिंग जो हमने देखा, इससे क्या होता है कि वोटेक्स जो है वो कोलैप्स हो जा रहा है, स्प्रेड टूवर्ड्स द इक्वेटर, एडियाबैटिक वार्मिंग होने लग जाती है, उसकी वजह से क्या होने लग जाती है, वार्मिंग हो जाने लग जाती है एज द प्रेशर इज क्रिएटेड बाय द वोटेक्स, और इससे वजह से वोटेक्स कोलैप्स हो जाता है। अब मुझे बताइए सडन स्ट्रेटोस्फेरिक वार्मिंग क्या होती है, यही बात है ऊपर जो लिखा होगा ना, दैट इज़ ओनली द सडन स्ट्रेटोस्फेरिक वार्मिंग। बेसिकली जो मिनैंडरिंग हुई, हमने देखा स्प्रिंग्स के अंदर जो मिनैंडरिंग हो रही है, इसकी वजह से तुम्हारी जेट स्ट्रीम जो है वो ब्रेक हो जा रही है, तो वॉटेक्स यानी जो साइक्लोन था वो कोलैप्स हो जा रहा है। वो कोलैप्स होके कहाँ जा रहा है, हमने देखा ना कि वो नीचे की तरफ जा रहा है, ये यहाँ की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होने लग जाती है, वार्मिंग होने, इक्वेटर की तरफ से वापस, ये इक्वेटर से भी गर्म हवाएं आ रही है, तो ये वाली जो वेव्स है ये अब वार्मिंग हो रही है, इनके अंदर सडन स्ट्रेटोस्फेरिक वार्मिंग होगी, स्ट्रेटोस्फेयर वाले रीजन में यहाँ पे वार्मिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। एडियाबेटिक वार्मिंग की वजह से क्या हो जाती है, राइज ऑफ एयर ड्यू टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर एज द प्रेशर इज क्रिएटेड, तो वोटेक्स क्या हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है। अब सडन स्ट्रेटोस्फेरिक वार्मिंग, वोटेक्स सबसीड्स एंड कोलैप्सेस, हीटिंग स्ट्रेटोस्फेयर वीक जेट स्ट्रीम्स के दौरान होता है, अनेबल हो जाता है, पोलर वोटेक्स फिर चला जाता है, और इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉरेस्ट फायर्स, इसकी वजह से बहुत सारे फॉरेस्ट फायर्स होते हैं, ठीक है। ओजोन रिकवरी भी हो सकती है। सडन स्ट्रेटोस्फेरिक वार्मिंग साउथ पोल के अंदर हम देखते हैं, देखो क्या होता है। मैं ना शायद अगर आपको नहीं समझ में आया ना तो एक बार समझा देती हूँ वापस से कि क्या कहना चाह रहे हैं हम। देखो इसके अंदर तो हमने देखा कि इसको लिमिट करके रखा है पोलर वॉर्टेक्स को, यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही ये जेट स्ट्रीम हमारी वीक हुई इसने मिनैंडरिंग करनी शुरू कर दी है ना, इस तरीके से। तो ये वाली जो चीज़ है यहाँ तक नीचे आया, ये जो साइक्लोन है यहाँ तक नीचे आया, तो साइक्लोन वीक हो गया, ज़्यादा डिस्पर्स हो गया तो वीक हो गया, उस अल्टीमेटली कोलैप्स हो गया। यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे तो ऑलरेडी पहले से ही इस डॉटेड रीजन के अंदर गर्म हवाएं थी और यहाँ से कंटिन्यूसली आ ही रही थी इक्वेटर से। तो ये क्या हो गया, ये वाला जो पोर्शन है, जब ये एडियाबेटिक विंड की वजह से लैंड से ऊपर की तरफ ऐसे जाएगा, इसके अंदर कन्वेक्शन होगा, है ना, ऐसे कन्वेक्शन होगा, तो ऊपर वाली जो स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर जो क्लाउड्स है या जो भी लेयर है, जो भी जोन है, उधर भी वार्मिंग होगी, उधर भी क्या होगी, वार्मिंग होगी। इसको हम बोल रहे हैं सडन स्ट्रेटोस्फेरिक वार्मिंग, सडन स्ट्रेटोस्फेरिक वार्मिंग बोल रहे हैं, ठीक है। आई होप नाउ आई एम क्लियर। और इसकी वजह से क्या हो रही है, फॉरेस्ट फायर्स भी हो रही है, आपको ऑस्ट्रेलिया में भी देखने को मिलेगी, आपको यूएस के अंदर लॉस एंजलिस में जो हुई वो भी देखने को मिलेगी, इस तरीके की चीज़ें। अब जो वार्मिंग है वो नॉर्थ पोल में ज़्यादा होती है साउथ पोल के कंपैरिजन में, क्योंकि वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ लैंड है। अब मुझे बताओ साउथ पोल और नॉर्थ पोल का कोई भी क्वेश्चन पूछे ना, साउथ हेमिस्फीयर नॉर्थ हेमिस्फीयर का क्वेश्चन, मोस्टली 99% ज्योग्राफी के अंदर उसका आंसर यही होता है कि भाई उनके वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ लैंड में डिफरेंस है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में प्रेजेंस ऑफ लैंड ज़्यादा है और साउथ हेमिस्फीयर के अंदर प्रेजेंस ऑफ लैंड कम है। अब एक नॉर्मल लॉजिक ये भी है कि भाई साउथ के अंदर
साउथ हेमिस्फीयर के अंदर क्योंकि लैंड का प्रेजेंस कंपैरेटिवली कम है, तो वहाँ पे क्या होगा? लो प्रेशर बनेगा, हाई प्रेशर बनेगा। ये आप मुझे बताना, मैंने आपको बताया है। बी वेरी केयरफुल, वापस से 5 मिनट पीछे करो और ये मुझे चेक करके बताओ। अब देखो, ओजोन डेंट होता है आर्कटिक सर्कल के अंदर। देखो क्या होता है, एंटार्क्टिका के अंदर तो ओजोन होल होता है, क्योंकि वहाँ पे साउथ सडन स्ट्रेटोस्फेरिक वार्मिंग जो है वो काफ़ी कम होती है। मतलब वार्मिंग कम होती है कहने का मतलब, तो ओजोन होल ज़्यादा हो जाएगा। देखो वार्मिंग कम कब होगी? जब वहाँ पे लैंड भी कम होगा। लैंड कम होगा तो वार्म कम होगा, है ना? ये अभी पढ़ा ना अपन ने, यहाँ पे लैंड कम होगा तो वहाँ पे वार्मिंग भी कम होगी, है ना? क्योंकि ज़मीन से ही वापस रेडिएट करती है ना, पानी तो इतनी गर्मी को एब्जॉर्ब भी कर लेता है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी को। तो यहाँ पे ये वार्मिंग कम होगी तो ओजोन होल बढ़ेगा, ठीक है। और आर्कटिक रीजन के अंदर क्या होता है, ओजोन के अंदर डेंट पड़ता है, होल नहीं आता है, क्योंकि वहाँ पे वार्मिंग ज़्यादा होती है। अब with this we are done with our ozone hole, polar stratospheric clouds and polar vortex का concept. next अब दी mitigation measures क्या है ओजोन होल के लिए या इन जनरल क्लाइमेट चेंज के लिए। देखो क्या होती है, 5 तरीके की हम देखते हैं मिटिगेशन मेजर्स। एक तो होती है समिट, फिर होती है कॉन्फ्रेंस, कन्वेंशन, प्रोटोकॉल और ट्रीटी। समिट क्या होती है कि ग्रुप मीटिंग्स है, सेम थॉट वाले लोगों के साथ में मिलके बैठ के हमने ग्रुप मीटिंग करी है। फॉर एग्जांपल ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या, जनरल डिस्कशन होता है एक कॉन्टेक्स्ट के उसमें। कन्वेंशन क्या होता है कि उसमें हम एक रोड मैप, फ्रेमवर्क और प्लानिंग जैसी चीज़ें करती हैं। कन्वेंशन में हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। कन्वेंशन में हम प्लानिंग करते हैं, कॉन्फ्रेंस में हम डिस्कशन करते हैं, समिट में तो हम मिलके बस ग्रुप डिस्कशन करते हैं, ग्रुप मीटिंग करते हैं। फिर आता है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल जो होता है वो यूजुअली लीगली बाइंडिंग होता है। ये क्वेश्चंस ऑन द रेपुटेशन इफ़ नॉट अबाइडेड। ट्रीटी का मतलब क्या है, अब देखो प्रोटोकॉल में लीगली बाइंडिंग है, पर अब लीगली एक्शन क्या लोगे कि भाई आपकी रेपुटेशन पे हार्म होगा। ट्रीटी का मतलब क्या है, किसी भी तरीके का एग्रीमेंट, सैंक्शन, पेनल्टी इन्वॉल्व होती है, तो वो होती है ट्रीटी। ट्रीटी के अंदर यूजुअली पेनल्टीज और सैंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। प्रोटोकॉल्स भी लीगली बाइंडिंग होते हैं, पर ये रेप्यूटेशन पे क्वेश्चन करता है। कन्वेंशन के अंदर तो आप प्लानिंग और फ्रेमवर्क इस तरीके की ही चीज़ें करते हो। कॉन्फ्रेंस में डिस्कशन और समिट में ग्रुप मीटिंग होती है सेम थॉट वाले लोगों के साथ में। अब हम देखेंगे ओजोन लेयर कंजर्वेशन के लिए, ओजोन लेयर कंजर्वेशन के लिए 3 तरीके की ऑर्गेनाइजेशन या कन्वेंशंस हुए थे। 3 तरह के कन्वेंशंस हुए थे। सबसे पहले हुआ वियना कन्वेंशन, देन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, देन किगाली, वेयर इज किगाली रिटर्न, देन किगाली अमेंडमेंट हुआ था। किगाली अमेंडमेंट, मॉन्ट्रियल, वियना, मॉन्ट्रियल, किगाली, वियना, मॉन्ट्रियल, किगाली। इसको ये देखो ऐसे शॉर्ट फॉर्म से याद कर दो। अब देखो क्या हुआ था, जस्ट अ मिनट में पेज एक बार सेट हो जाए ना, बार बार ही मुझे ना करना पड़े। वियना कन्वेंशन 1985 के अंदर हुआ था, प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर के लिए हुआ था। इसने नेशंस ने साइन किया था इस कन्वेंशन को और इसको पार्टीज बोलते हैं। फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ 1987 के अंदर, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को अबॉलिश करने के लिए। प्रोटोकॉल था ओडीएस के लिए, और प्रोटोकॉल ऑन द वियना कन्वेंशन इंटरनेशनल ट्रीटी डिज़ाइन की थी टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर बाय फेजिंग आउट। इसमें क्या बोला कि हम फेज आउट कर देंगे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को। सितंबर 16 को वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है। फर्स्ट यूनिवर्सली रेटिफाइड ट्रीटी थी ये, जो कि लीगली बाइंडिंग थी इन द यूएन हिस्ट्री। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज द फर्स्ट यूनिवर्सली रेटिफाइड ट्रीटी लीगली बाइंडिंग इन द यूएन हिस्ट्री, ठीक है। फिर देन उस समय ओडीएस था क्या, क्लोरोफ्लोरोकार्बन था। अब उनको कैसे फेज आउट करना था, देखो डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए अलग अलग चीज़ें थी। सबसे पहले हमको CFCs को फेज आउट करना था, डेवलप्ड कंट्रीज़ को 2000 तक, डेवलपिंग कंट्रीज़ को 2010 तक, डेवलप्ड कंट्रीज़ को HCFC जो था वो 2020 तक करना था, और डेवलपिंग कंट्रीज़ को HCFC 2030 तक फेज आउट करना था। इसने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने एक थॉट दिया था, वो था इक्वल बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट। इक्वल बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, भी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इक्वल है पर डिफरेंशिएटेड अलग अलग है। देन कम्स द, इसके अंदर एनेक्स क्या आता है, एनेक्स A, B, C। इसके अंदर एनेक्स D नहीं आता है, जैसे कि जिसमें मतलब इसका मतलब ये कि बनाया होगा फिर उसको हटा दिया। फिर एनेक्स E और एनेक्स F, तो एनेक्स D नहीं आ रहा है, एनेक्स A आ रहा है, एनेक्स B आ रहा है, C आ रहा है, E आ रहा है, F आ रहा है। इस एनेक्सिस के अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से आते हैं, सब्सटेंसेस कौन कौन से आते हैं जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस है उनको कंट्रोल करेगा। सबसे पहले क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हेलोजेंस, अदर फुल्ली हेलोजिनेटेड CFCs एंड द कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म। एनेक्स 3 के अंदर HCFC, E के अंदर मिथाइल ब्रोमाइड, F के अंदर HCFs, ठीक है। HCF इज़ नॉट अ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, पर फिर भी उसको रखा है। फिर देखेंगे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस पोटेंशियल।
देखो क्या हुआ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन था सबसे पहले हमारे पास में एज अ ओजोन डिप्लीटिंग, उसका ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा था, तो हमने उसको फेज आउट कर दिया और उसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल भी काफ़ी ज़्यादा था। ठीक है, उसको फेज आउट करके हम लेके आए HCFC का ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल तो काफ़ी कम था, पर हमें बाद में पता चला कि उसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, तो उसको रिप्लेस करके हम HFC लेके आए। HFC में भी हमें पता चला कि यार इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, इसका ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल तो जीरो पे लेके आ गए थे हम, पर इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा था और लाइफ स्पैन भी काफ़ी ज़्यादा था। तो हमने एक अल्टीमेट सोल्यूशन निकाला, हम लेके आए HFO क्या है, हाइड्रोफ्लोरो ये क्या है, इसका जीरो ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल है और बहुत ही कम ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है, नाउ दिस इज़ द फाइनल सोल्यूशन फॉर नाउ व्हाट वी हैव। ठीक है, फिर आया किगाली अमेंडमेंट 2016 के अंदर। क्या है किगाली अमेंडमेंट ऑफ 2016? इसने बोला कि हम फेज़ आउट करेंगे HFC को फेज़ आउट करने के लिए किगाली अमेंडमेंट आया था। ठीक है, CFC वियना, HCFC मॉन्ट्रियल, वैसे मॉन्ट्रियल में दोनों के बारे में बात करी थी, पर ठीक है, HFC को फेज आउट करने के लिए आया किगाली अमेंडमेंट। 2019 के अंदर आया था, लीगली अमेंडेड है, लीगली बाइंडिंग है। HFC फेज आउट इन द एग्जेम्प्टेड इज एक्सपेक्टेड टू अवॉइड अप टू 0.5 डिग्री सेल्सियस ऑफ द ग्लोबल टेम्परेचर राइज। इसके अंदर कॉन्सेप्ट आया था कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज़, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज़। इसके क्या 3 टारगेट्स है, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप के अंदर रिच लोग हैं, सेकंड ग्रुप के अंदर इमर्जिंग लोग हैं और थर्ड ग्रुप के अंदर डेवलपिंग इकोनॉमीज़ है। तीनों के ही अलग अलग टारगेट्स है, जिसके अंदर जो इंडिया है वो थर्ड ग्रुप ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में आता है। हमारा टारगेट क्या है कि हमें 2028 से शुरू करना है, 2024 को बेस ईयर लेना है और 2047 तक, विच इज़ 100 ईयर्स ऑफ आवर सेलिब्रेशन तक, हमें 15% पर आ जाना है ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। कहने का मतलब है नॉट जस्ट क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ऑल दी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस या फिर HFCs का हमें क्या करना है, ओनली 15% पे ही आ जाना चाहिए कि हम जितना उसका यूज़ कर रहे थे अभी हम 15% ही यूज़ कर रहे हैं ओवरऑल। इंडिया का कमिटमेंट क्या है कि हम फर्स्ट स्टेप लेंगे 1932 के अंदर 10% कम करेंगे, 10% कम करेंगे, हाँ। फिर सेकंड स्टेप में 37, अगले 5 साल में 20%, फिर 42 तक 30% और फिर फोर्थ स्टेप में 47 तक आते आते पूरा 85% तक हम उसको कम कर देंगे। इंडिया ओनली कंज्यूम्स 3% ऑफ द हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। इंडिया कितना कंज्यूम कर रहा है, सिर्फ 3% ही कम कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, तो हमें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है एज़ कम्पेयर टू दी अदर नेशंस। USA 37% और चाइना 25% कर रहा है। अब हम देखेंगे कि 1840s के टाइम पे हमें नॉलेज हुई ओजोन लेयर के बारे में या ओजोन के इन जनरल बारे में। 20 के अंदर हमने अमोनिया को फेस डाउन करना शुरू किया। 1972 के अंदर हुआ था स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। 85 में हुआ वियना कन्वेंशन, वहाँ पे हमने ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के बारे में बात करी। 87 के अंदर हुआ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, यहाँ पे हम ईस्ट को फोर्स में लेकर 1989 के अंदर इसने डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ को अलग अलग एनेक्सेस के अंदर डिवाइड किया और बोला कि 2000 तक आप अपना CFC को कंट्रोल कर दीजिए, 2010 तक डेवलपिंग कंट्रीज़ कम कर देगी, 2010 तक HCFC को डेवलप्ड कर दीजिए 2020 तक और डेवलपिंग कर देंगे 2030 को। देखो इसको कैसे याद करेंगे, 2000, 2010, 2020, 2030, इस तरीके से। फिर आया 16 के अंदर किगाली अमेंडमेंट, 2019 के अंदर फोर्स में आया था। HFC को फेस डाउन करने के लिए, वापस पूरा समरी है बेसिकली, HFC को फेस डाउन करने के लिए आया था। इसमें क्या डेवलप्ड कंट्रीज़, इमर्जिंग कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ 3 है, उनका कब स्टार्ट करना है, कब तक रखना है और उनका क्या टारगेट है, वो सब भी इसके अंदर लिखा हुआ है। इसके अंदर कॉन्सेप्ट आया था किगाली के अंदर कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज़। फिर आएंगी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। देखो 1919 के अंदर ILO बना था, हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर। 1945 के अंदर FAO बना था रोम इटली। WHO बना है 48 के अंदर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर। UNEP 72 नायरोबी केन्या के अंदर। ILO प्लस FAO प्लस WHO ने मिलके बनाया था UNEP 1972 के अंदर। ILO देखो यही 3 ने मिलके इस फोर्थ को बनाया, ILO FAO WHO तीनों ने मिलके UNEP को बनाया था 1972 के अंदर स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के दौरान। फिर UNEP प्लस WMO ने मिलके बनाया IPCC 1988 के अंदर, वो अभी पब्लिश करता है रिपोर्ट ऑन द क्लाइमेट चेंज। मल्टीलेटरल फंड के बारे में बात करेंगे कि भाई ओजोन सेक्रेटेरिएट मेंटेन द मल्टीलेटरल फंड। ओजोन सेक्रेटेरिएट जो है वो मल्टीलेटरल फंड मेंटेन करके रखता है फॉर द एक्टिविटीज़ ऑफ द फंड आर इम्प्लीमेंटेड बाय द 4 बॉडीज़। कौन कौन करता है, मल्टीलेटरल
ओजोन सेक्रेटेरिएट फंड को हैंडल यूएनईपी, यूएनडीपी, यूएनआईडी और वर्ल्ड बैंक। देखो मल्टीलेटरल फंड है, कौन ऑपरेट करेगा? वर्ल्ड बैंक तो होगा ही, यूएनडीपी तो होगा ही, एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्स्ट में है तो यूएनईपी भी आ गया, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वाले मिशंस के लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी आ गया। डब्ल्यूएमओ क्या है? एक स्पेशलाइज एजेंसी है यूएन की। डब्ल्यूएमओ क्या है? एक स्पेशलाइज एजेंसी है यूएन की। ये स्टेट ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर और स्टेट ऑफ इट्स इंटरेक्शन ये बताते हैं, ओशन और क्लाइमेट से रिलेटेड। रिपोर्ट कौन कौन से निकालता है आपका डब्ल्यूएमए? स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट, ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन, ग्लोबल वाटर, ग्लोबल क्लाइमेट, स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विस, ग्लोबल एटमॉस्फेरिक वॉच, एयर क्वालिटी क्लाइमेट बुलेटिन, ग्लोबल एलुमन डिकेडल क्लाइमेट। क्या देखा? वापस देंगे। आईएलओ, फाओ, डब्ल्यूएचओ 1999 में बना था, फाओ बना 45 के अंदर, डब्ल्यूएचओ बना 48 के अंदर। इन तीनों ने मिलकर यूएनईपी को बनाया था 72 के अंदर। आईएलओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड। डब्ल्यूएचओ का कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड। फाओ का कहाँ पे है? रोम इटली के अंदर। यूएनईपी का कहाँ पे? नायरोबी केनिया के अंदर। आईएलओ, फाओ और डब्ल्यूएचओ ने मिलकर यूएनईपी बनाया 1972 के अंदर। यूएनईपी प्लस डब्ल्यूएमओ ने मिलकर वापस यूएनईपी और डब्ल्यूएमओ ने मिलकर आईपीसीसी को बनाया। मल्टीलेटरल फंड है, ओजोन सेक्रेटेरिएट के लिए है, यूएनईपी, यूएनडीपी, यूनिडो, वर्ल्ड बैंक साथ में मिलकर करते हैं। WMO is a specialized agency, state for earth atmosphere and interactions, open climate, ocean और climate से related। Then comes the fifth pillar, इंटरनेशनल कन्वेंशंस के बारे में देखेंगे। इंटरनेशनल कन्वेंशन हमने सबने पहले देखा था, अभी हम देख चुके हैं ओजोन के लिए। ओजोन के लिए 3 हुए थे, VMK, वियना मॉन्ट्रियल किगाली, वियना मॉन्ट्रियल किगाली। इसी तरीके से याद करो, ओजोन वियना मॉन्ट्रियल किगाली, ओजोन वियना मॉन्ट्रियल किगाली। देखो वियना आया 85 के अंदर, मॉन्ट्रियल आया 87 के अंदर। इसके अंदर इक्वल पर डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट आया था। किगाली के अंदर कॉमन पर डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज का कॉन्सेप्ट आया था। 2016 के अंदर आया था। किगाली जो था वो HFC को रिप्लेस करने के लिए था, मॉन्ट्रियल जो था वो HCFC के लिए था, और वियना जो था वो तो CFC ब्रॉड था ही CFC के लिए। ठीक है, उसके बाद में क्लाइमेट चेंज के बारे में देखेंगे। क्लाइमेट चेंज में क्या आता है? UNFCCC, क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस, 3 बड़े हैं, पर UNFCCC के बहुत सारे कॉप है। उससे पहले हम ये देखते हैं कि यूएनईपी रिपोर्ट कौन कौन से निकालता है। एक तो जितने में भी गैप आता है एक्सेप्ट फॉर जेंडर गैप। जेंडर गैप कौन निकालता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है। सबसे पहले देखेंगे कि जेंडर गैप कौन निकाल रहा है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकाल रहा है। इसके अलावा अगर किसी में भी गैप आ रहा है, फॉर एग्जांपल अडेप्टेशन गैप, एमिशन गैप, तो ये कौन निकाल रहा है? यूएनईपी निकाल रहा है। जेंडर गैप कौन निकाल रहा है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। भी जेंडर में गैप है कहाँ? सबसे ज़्यादा इकोनॉमी में ही तो है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकाल रहा है। अभी यूएनईपी कहाँ पे निकाल रहा है? अडेप्टेशन गैप, एमिशन गैप, ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक, ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन। ठीक है, फिर ये तो एक्स्ट्रा वाली जो है, जो मीन्स में लिखने के काम आती है भाई, बिल्डिंग मटेरियल, व्हाट्स कुकिंग, इन्वेस्ट इन द हेल्दी प्लानट, वेस्ट वाटर, इस तरीके की कोई। देन कम्स द यूएनईपी एक अवार्ड भी देता है, दैट इज़ द चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड कौन दे रहा है? यूएनईपी दे रहा है। ठीक है, उसके बाद में यूएनएफसीसी की जितनी भी मीटिंग्स होती हैं उनको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। क्योटो को बोलते हैं CMP, पेरिस को बोलते हैं CMA। देखो 1970 के अंदर सबसे पहले इन्वायरमेंट को लेके, क्लाइमेट चेंज को लेके अवेयरनेस आने लगी। 72 के अंदर हुई स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस को हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन इन्वायरमेंट कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं, ह्यूमन इन्वायरमेंट कॉन्फ्रेंस। सम कॉन्फ्रेंस ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट इस तरीके का बड़ा नाम है उसका, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट। यस, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ? WHO प्लस FAO प्लस ILO ने मिलकर यूएनईपी बनाया था 5 जून को इन्वायरमेंट डे को, और पोल्यूटर्स पे प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट आया था। पोल्यूटर्स पे प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट यहाँ से आया था। 88 के अंदर यूएनईपी और WMO ने बन के IPCC बनाया। 72 के अंदर यूएनईपी खुद बना। 88 के अंदर उसने WMO के साथ मिलकर IPCC बना दिया। 92 आफ्टर 20 ईयर्स अर्थ समिट हुई थी, रियो अर्थ समिट, जिसको हम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट ही बाद में आया था, तो डेवलपमेंट वाली कॉन्फ्रेंस भी बाद में हुई थी। इसके अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर, डिजर्टिफिकेशन के ऊपर और एजेंडा 21 के ऊपर बात हुई थी। उनके आउटकम्स क्या है? एक तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात हुई थी, हम पढ़ रहे हैं 1992 अर्थ समिट, रियो अर्थ समिट के बारे में। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर बात हुई थी। बायोडाइवर्सिटी से उन्होंने बना दिया UNCBD, क्लाइमेट चेंज से उन्होंने बना दिया UNFCC, डिजर्टिफिकेशन से उन्होंने बना दिया UNCCD। ठीक है, और एजेंडा 21, ये जो 3 है ना, CBD, UNFCC और UNCCD, ये है तीनों लीगली बाइंडिंग। देन कम्स द क्लाइमेट चेंज। अब देखो क्लाइमेट चेंज में बहुत कम चीज़ें पढ़नी, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई है। देखो, चेंज द हाइलाइटर का कलर। 1994 के अंदर सबसे पहले UNFCC आया, मतलब इस साल वो बना। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ? 1992 में बन गया था, 1994 में उसने काम करना शुरू कर दिया था। अभी एवरी ईयर मीटिंग होगी। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क फॉर द कन्वेंशन
ऑन क्लाइमेट चेंज। 95 के अंदर इसका पहला कॉप था जो कि बर्लिन में था। 97 के अंदर कॉप 3 हुआ। अभी देखो क्या करना है, एक और चीज़ उससे पहले 2020 के अंदर कॉप की मीटिंग हुई नहीं थी, तो इसको कैंसिल कर दो। इससे पहले जितनी भी मीटिंग हुई है उसमें मैं कर दूँगी ईयर में +6 टू गेट द नंबर ऑफ द कॉप। यहाँ पे मैं कर दूँगी +5। ठीक है, अब मुझे बताओ कि अगर 1997 के अंदर कोई कॉप हो रही है, मतलब 2000 के बाद में काम आएगा, पर कौन सी कॉप होगी ये मुझे पता चलेगा। कॉप 3 है 2000। यहाँ पे कॉप 3 में हुआ क्या था, क्योटो के बारे में पहली बारी बात करी थी। क्योटो प्रोटोकॉल का आइडिया आया था, क्योटो प्रोटोकॉल का आइडिया आया था, तो क्योटो के अंदर सिर्फ क्योटो प्रोटोकॉल का आइडिया आया था। वेयर एज मरकेश के अंदर उसका रोड मैप बना। 2005 के अंदर मॉन्ट्रियल के अंदर क्योटो साइन हुई थी 2008 से लेकर 2012 तक, 8 ईयर्स तक, एंड दैट वाज द CMP1। 2007 के अंदर बाली में बाली एक्शन प्लान हुआ और ग्रीन टेक ट्रांसफ़र हुआ, ग्रीन टेक ट्रांसफ़र जैसी बातें हुई। देन कम्स 2009 के अंदर +6 कर दोगे तो कॉप 15 हो जाएगा कोपेनहेगन के अंदर। एक तो सबसे पहले GCF का आइडिया आया था, विच इज़ ग्रीन क्लाइमेट फंड। ग्रीन क्लाइमेट फंड का सिर्फ बात हुई थी, ठीक है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या थी कोपेनहेगन के अंदर, एक तो नामा आया था और एक रेड आया था। रेड क्या है, रिड्यूसिंग इमिशंस फॉर द डेजर्टिफिकेशन एंड डिफॉरेस्टेशन। रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम डेजर्टिफिकेशन एंड डिफॉरेस्टेशन। कोप 15 के अंदर 2009 के अंदर कोपेनहेगन में 2 बड़े कॉन्सेप्ट आए थे। एक था नामा, नेशनली अप्रोप्रिएटेड मिटिगेशन मेजर्स या इस तरीके के कुछ है, और एक है रेड इज़ रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम द डेजर्टिफिकेशन एंड डिफॉरेस्टेशन। 2010 के अंदर कंकर्न के अंदर GCF ग्रीन क्लाइमेट फंड जो है वो स्टैब्लिश हुआ था। दोहा के अंदर दोबारा क्योटो, क्योंकि दोबारा 2012 के अंदर वो ख़त्म हो गया था क्योटो का जो भी हमने साइन किया था, तो उन्होंने क्योटो को वापस से बनाया 2013 से लेकर 2020 तक, और उन्होंने ग्रीन हाउस गैस के अंदर एक नई गैस ऐड करी विच इज़ NF3। इन्होंने 2012 के अंदर दोहा में ऐड करी थी NF3। वॉर्सो हुआ, वॉर्सो के अंदर आया रेड प्लस। ये जो रेड था ना ऊपर जो हमने पढ़ा था ये वाला, इसका रेड प्लस आया था। INDC जो है, मतलब जो NDCs हैं उनके बारे में कॉइन हो गया था, आइडिया ऑफ लॉस एंड डैमेज फंड आ गया था। 2015 के अंदर पेरिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पेरिस एग्रीमेंट हुआ था। इसमें CMA1 CMP11 चल रहा था, ठीक है। नेशनल डेवलपमेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में लिखा था, बॉटम टू टॉप अप्रोच के बारे में बात करी थी, और इंटरनेशनल सोलार अलायंस भी इसी के अंदर आया था। इंटरनेशनल सोलार अलायंस भी इधर ही आया था। देन बॉन 2017 के अंदर बॉन कन्वेंशन हुआ था, तलानोआ डायलॉग हुआ था वहाँ पे। ग्लासगो के अंदर पंचामृत और लाइफ। शर्म अल शेख के अंदर जस्ट एनर्जी ट्रांसफ़र और LND फंड बन भी गया, लॉस एंड डैमेज फंड बन भी गया, ठीक है। नेक्स्ट अप इज़ द क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 के अंदर बात हुई थी, 2001 के अंदर नोट मैप बना, 2005 के अंदर ये साइन हुआ, 2008 से 12 तक इसको चलाया। फिर जो दोहा था 2012 वाला, उसके अंदर हमने क्योटो को वापस से रिन्यू किया और 2013 से लेकर 2020 तक। इसके अंदर है क्या, एक NX1 कंट्रीज़ होती है, एक NX2 कंट्रीज़ होती है। NX1 में भी डेवलप्ड है, NX2 में भी डेवलप्ड है। इसमें डेवलप्ड प्लस इकोनॉमीज़ इन ट्रांजिशन कंट्री जो है वो भी है, इकोनॉमी इन द ट्रांजिशन कंट्री वाली कंट्रीज़ भी हैं। और NX2 हो जाएगा डेवलप्ड नेशंस का, ठीक है। ये हेल्प करेंगे EIC को, डेवलपिंग एंड प्रोवाइडिंग द फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस। ये तो क्या NX1 and 2। देन कम्स द NXB, नॉन NX कंट्रीज़ एंड द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ कौन सी हैं, जहाँ पे जिनके ऊपर कोई भी बाइंडिंग टारगेट्स नहीं है। नॉन NX वालों के ऊपर भी कोई भी बाइंडिंग टारगेट्स नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये लोग ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए कोई बाइंडिंग टारगेट्स नहीं है। लेकिन जो बी NX के अंदर जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे बाइंडिंग टारगेट्स हैं, ठीक है। देन कम्स द क्योटो का मैकेनिज्म है, कौन कौन सी गैसेस है, CO2 CH4 N2O HFC PFC SF6 NF3। अब आपको ये ना गैसेस याद नहीं करनी होती है, आपको ये पता है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। क्लाइमेट चेंज में ग्रीन हाउस गैसेज जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा हार्म करती हैं। इनमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, है ना। तो ये वही गैसेज ही हैं जो हमने ग्रीन हाउस गैसेज में पढ़ी, इधर उधर पढ़ी है, वही रिपीट हो रही है वापस से, ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए ग्रीन हाउस गैस हो कौन कौन सी गैसेज से रहा है, उसके बेसिस पे हम कर लेंगे। अब देखो 3 इनके मैकेनिज्म है। एक है इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग, ठीक है। इसमें ये लोग ट्रेडिंग करते हैं, कार्बन ट्रेडिंग करते हैं, क्रेडिट्स की ट्रेडिंग करते हैं, ऑफसेट करते हैं। अभी एक ने ज़्यादा जो डेवलपिंग नेशंस हैं मोस्टली उनका ना एमिशन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो वो कहीं कहीं पे से एमिशन जो बचाते हैं वो बेच देते हैं, पैसों के बदले में वो बेच देते हैं जिन कंपनीज़ वगैरह को ज़रूरत होती है उनको, ठीक है। देन कम्स द क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म इज़ फॉर द
जो ग्रीनर टेक्नोलॉजी होती है, क्लीनर टेक्नोलॉजी होती है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए, और इसमें आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। एक फिर है जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म। जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म का मतलब है कि जो EICs है और डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो आपस में एक दूसरे को हेल्प करें, लोन्स वगैरह दें, और उसके लिए उनको एमिशन रिडक्शन यूनिट भी मिलेंगे, एमिशन रिडक्शन यूनिट भी मिलेंगे। देखो आपस से देख लेते हैं। इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग। Carbon trading is the name given to the exchange of the emission permits. One credit gives the country or a company right to emit 1 ton of CO2. ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं, बस मतलब याद रखते हैं कि भाई एमिशन इंटरनेशनल ट्रीटी के अंदर क्या लिखा हुआ है, कार्बन ट्रेडिंग के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है। इट कैन बी ट्रेडेड अक्रॉस द वर्ल्ड, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, और डेवलपिंग नेशन टर्न्स आउट टू बी द क्रेडिट सेलर, ऑब्वियसली क्योंकि हमारे पास में बहुत ही कम एमिशंस होते हैं। देन आएगा तुम्हारा क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के अंदर क्या है कि डेवलप कंट्रीज़ जो है वो हेल्प करिए डेवलपिंग कंट्रीज़ को फॉर द ग्रीनर टेक्नोलॉजी ट्रांजिशन टू रिड्यूस द एमिशन। जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन के अंदर क्या है, एनेक्स वन कंट्री हेल्प ईच अदर टू द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट टू रिड्यूस द एमिशन एंड द अचीव टारगेट्स। डेवलप्ड EIC के अंदर उनको लोन देता है, बोथ कॉन्ट्रीब्यूट फाइनेंशियली मे बी इन डिफरेंट रेशियोज, और यहाँ पे क्या दिया जाता है, एमिशन रिडक्शन यूनिट दिया जाता है। ट्रेडिंग यूनिट्स इन द कार्बन मार्केट।